साल 1320 ईस्वी। राजस्थान की तपती रेत में बसे देवगढ़ राज्य का सूरज डूब रहा था, पर महल की दीवारों पर लहू का रंग चढ़ रहा था। राजा विक्रमदेव सिंह के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, पर उस शोर के नीचे एक सन्नाटा छिपा था, जैसे कोई आत्मा रो रही हो। देवगढ़ के सिंहासन पर बैठने के लिए दो ही योग्य दावेदार थे, राजकुमार विक्रमदेव और उनका छोटा भाई सूर्य प्रताप। बचपन से ही दोनों में गहरी प्रतिद्वंद्विता थी। विक्रमदेव कठोर, महत्वाकांक्षी और निर्दयी था, जबकि सूर्य प्रताप दयालु, न्यायप्रिय और प्रजा का प्रिय था। राज्य के बुजुर्ग मंत्री और सैनिक सूर्य प्रताप को भावी राजा मानते थे, पर विक्रमदेव जानता था, राज्य वही संभालता है जो भय फैलाना जानता हो। राजमहल की ऊंची मीनारों में रात गहराने लगी थी। विक्रमदेव अपने शयन कक्ष में बैठा तलवार पर तेल चढ़ा रहा था। उसके चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि ठंडी मुस्कान थी। भाई सूर्य प्रताप कल का सूरज नहीं देख पाएगा, विक्रमदेव ने दर्पण में खुद को देखते हुए कहा। उसी रात उसने अपने वफादार सैनिक भैरव सिंह को बुलाया। भैरव सिंह, जो कभी सूर्य प्रताप का सबसे विश्वसनीय अंगरक्षक था, पैसे और पद के लालच में विक्रमदेव की चालों में आ चुका था। भैरव, विक्रमदेव ने धीमी आवाज में कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले राजकुमार का जीवन समाप्त कर दो। अगर काम अधूरा रहा तो तुम्हारा सिर उसी तलवार से काट दूंगा। भैरव ने बिना कोई प्रश्न किए सिर झुका दिया। वह जानता था विक्रमदेव मजाक नहीं करता। रात के तीसरे पहर, जब महल के पहरेदार उनींदे हो चुके थे, भैरव सिंह अपने कदमों की आवाज तक रोककर सूर्य प्रताप के कक्ष की ओर बढ़ा। दीपक की हल्की लौ कांप रही थी और बाहर रेत पर शेरों की दहाड़ गूंज रही थी। सूर्य प्रताप अपने कमरे में भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने ध्यानमग्न था। भैरव ने तलवार उठाई, पर अगले ही पल सूर्य प्रताप ने आंखें खोली। भैरव, इस समय? भैरव की आंखों में डर झलका। माफ करें राजकुमार, यह मेरा कर्तव्य है। तलवार हवा में चमकी, पर सूर्य प्रताप ने अंतिम क्षण में उसे रोक लिया। दोनों में संघर्ष हुआ। भैरव के वार से सूर्य प्रताप घायल हुए, लेकिन उन्होंने प्रतिकार किया। आखिरकार जब भैरव ने उन्हें छाती में घोंप दिया, सूर्य प्रताप ने केवल इतना कहा, मेरा खून उस सिंहासन को कभी चैन नहीं लेने देगा। भैरव भागा हुआ विक्रमदेव के पास पहुंचा। उसके हाथों में सूर्य प्रताप का लहू लगा था। विक्रमदेव ने वह खून अपने माथे पर लगाया और बोला, आज से यह रक्त मेरा तिलक होगा। अगले दिन पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। कोई नहीं जानता था कि राजमहल की दीवारों में भाई का खून सूख रहा है। विक्रमदेव को सोने के सिंहासन पर बैठाया गया। सिंहासन के नीचे लाल कपड़ा बिछा था, पर कहा जाता है वह कपड़ा नहीं, भाई के रक्त से रंगा वस्त्र था। जब पुजारी ने कहा, राजा को गंगा जल से पवित्र किया जाए, विक्रमदेव मुस्कुराया और बोला, मुझे किसी गंगा की नहीं, मेरे भाई के रक्त की शपथ चाहिए। लोग सन्न रह गए, पर भय ने उनके होंठ सील दिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। विक्रमदेव का राज्य आरंभ हो चुका था, रक्त और भय का राज्य। साल बीतते गए। देवगढ़ का राज्य समृद्ध हुआ, लेकिन महल की दीवारें धीरे धीरे स्याह होने लगीं। रात को अजीब आवाजें आतीं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के तलवार चलने की। कहते हैं राजा के शयन कक्ष में हर तीसरे पहर एक लाल छाया दिखाई देती और सिंहासन पर बैठते ही राजा का शरीर कांपने लगता। विक्रमदेव ने कई तांत्रिक, साधु और ब्राह्मण बुलाए, पर कोई उस अदृश्य भय को मिटा नहीं सका। एक दिन एक अघोरी आया। उसने कहा, राजन, जिस रक्त से तुमने सिंहासन पवित्र किया था, वही रक्त अब तुम्हारे राज्य को अपवित्र कर रहा है। उस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम अपने किए का प्रायश्चित करोगे। पर विक्रमदेव हंस पड़ा। मैं राजा हूं, प्रायश्चित नहीं करता, दंड देता हूं। अघोरी चला गया, पर जाते जाते बोला, तुम्हारा अंत भी उसी तलवार से होगा जिससे तुम्हारे भाई का हुआ था। एक रात भयानक तूफान उठा।
आकाश काला पड़ा, बिजली चमकने लगी, राजमहल की दीवारें हिल रही थीं। राजा अकेले अपने सिंहासन पर बैठे थे। अचानक महल के द्वार अपने आप खुले और एक लाल छाया भीतर आई। वह कोई मनुष्य नहीं था, न कोई देवता। वह सूर्य प्रताप की आत्मा थी। उसकी आंखों में आग थी, पर आवाज शांत। भाई, सिंहासन पवित्र नहीं हुआ, अपवित्र हुआ है। विक्रमदेव ने तलवार उठाई, पर उसके हाथ कांप रहे थे। तू मरा हुआ है। हां, पर तेरा अंत मेरे रक्त से जुड़ा है। अगले ही पल बिजली चमकी और वही तलवार जो विक्रमदेव ने भाई के खून से रंगी थी, उसके अपने सीने में धंस गई। सिंहासन पर राजा का शरीर गिर पड़ा। खून की धार बहकर उस सिंहासन को लाल कर गई, जैसे इतिहास ने एक चक्र पूरा किया हो। सुबह जब सैनिक पहुंचे, राजा मृत था, पर उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, बस एक शांति थी, मानो उसे मुक्ति मिल गई हो। महल के पुजारी ने आदेश दिया कि उस सिंहासन को अग्नि में भस्म कर दिया जाए, पर जब उसे जलाने की कोशिश की गई, सिंहासन में से रक्त की बूंदें गिरने लगीं। लोग डर गए और सिंहासन को महल के नीचे गहरी सुरंग में दफना दिया गया। कहते हैं आज भी देवगढ़ के पुराने खंडहरों के नीचे वह सिंहासन मौजूद है और कभी कभी रात में वहां से ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई फिर से राज्याभिषेक कर रहा हो। कहते हैं जो भी राजा अपने परिवार के खून से राज हासिल करता है, उसका सिंहासन हमेशा रक्त का सिंहासन बन जाता है, जहां सत्ता नहीं बल्कि श्राप विराजता है।